दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमकॉम थर्ड सेम का टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों कवर करने वाली हूं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट सेम में भी हमने ऐसे ही किया था, 2 यूनिट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड नेक्स्ट 2 यूनिट्स के ऊपर हमारी सेकेंड वीडियो आई थी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर। बच्चों को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मुझे इतने सारे बच्चों ने बोला कि दीदी पहले ना टैक्स प्लानिंग कवर करती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैंने जब इसको देखा ना, तो मैंने देखने के बाद बोला यार सिलेबस देखने में इतना इजी सब्जेक्ट है, आप लोग कैसे बोल रहे हो कि ये टफ है। क्योंकि सारा का सारा आपने बीकॉम में कर रखा है, ऊपर से ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट है। तो आपको पता नहीं कहाँ से ये लगा कि ये टफ है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में किसको नहीं पता। जीएसटी आने के बाद आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस भी लगे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगे हैं, और हमने ये बीकॉम में बहुत डेप्थ में स्टडी की है इसके ऊपर, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट द न्यू टैक्सेशन सिस्टम इज़ सूटेबल फॉर इंडिया। तो ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है, 2023 में भी और 2022 में भी। अब स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इंडिया का जो टैक्स का सिस्टम है वो 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के पास, जिनके थ्रू रेवेन्यू जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को एज अ इंडिविजुअल पे करते हो। ये जो टैक्स होता है ये बेस करता है आपकी इनकम कितनी है, आपकी वेल्थ कितनी है, उसके बेसिस पे आप खुद गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करते हो। जितना ज़्यादा आप अर्न करते हो उतना ज़्यादा आप गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स पे करते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टैक्स पे करना है ये आपकी है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग द टैक्स लाइज विद द पर्सन। जो भी पर्सन बिजनेस को चला रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टाइमली टैक्स को पे करना है। कि टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के कौन कौन से टाइप्स है, किस किस तरह से आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। फर्स्ट आप लोग अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हो। जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, आपके जितनी भी कमाई है उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे, एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी। दिस इज़ द टैक्स यू पे ऑन योर इनकम लाइक इंडिविजुअल, आप सेल्फ, अपनी फर्म्स, अपनी कंपनीज पे इनकम टैक्स बेस्ड ऑन हाउ मच दे अर्न। कितना वो कमा रही हैं उसके बेस पे आपको इनकम टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 6 लाख रुपए साल के कमा रहा है, देन उसके लिए एक स्पेसिफिक परसेंटेज है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंड होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो आपको आपकी जो भी आपने कमाया उसमें से जो आपको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर लगता है। कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने अर्निंग की 1 करोड़ इन प्रॉफिट, हैज़ टू पे टैक्स ऑन दैट अमाउंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट। जो भी उसकी भी परसेंटेज होगी उसके ऊपर उसको करना है। थर्ड होता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल जो भी आपके पास, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई स्टॉक्स है, उनको बेचने पे अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। 3 टाइप के डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। 3 टाइप के डायरेक्ट टैक्स हैं। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, बट सभी चीज़ें जो भी आज के टाइम पे हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं उसके अंदर टैक्स तो इंक्लूड होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग कहीं ना कहीं शॉपकीपर को टैक्स पे कर देते हैं। अब हम कुछ भी आजकल लेने जाएँ, आजकल तो स्पेसिफिकली ऐड करके बताते हैं कि जीएसटी इतने % लगेगा, ठीक है, तो वो बिलिंग में ऐड हो जाता है। हम शॉपकीपर को देते हैं, आगे शॉपकीपर गवर्नमेंट को देता है। दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। व्हेन यू बाय समथिंग यू डायरेक्टली पे अ टैक्स दैट द सेलर, जो जिस टैक्स को सेलर कलेक्ट करता है एंड आगे गवर्नमेंट को पे करता है। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? सबसे फर्स्ट है जीएसटी। आपको बहुत इजीली पता है जीएसटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इसने बहुत सारे पुराने टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह ये अप्लाई हो गया है। जीएसटी के डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं लाइक 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है। एग्जाम्पल, जब आप एक फ़ोन बाय करने चाहते हो तो जीएसटी उसके अंदर 18% अप्लाई होता है। द प्राइस ऑफ द फ़ोन
इंक्लूड दिस टैक्स एंड द सेलर देन पासिस टू ऑन द गवर्नमेंट। जब भी आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो यार, बिलिंग करवाते हो, तो नीचे जीएसटी वगैरह आप देखते हो, टैक्स लगता है, ठीक है। सेकंड टाइप का जो टैक्स है वो कौन सा लगता है, कस्टम ड्यूटी। जब गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं आउट ऑफ द कंट्री, तो व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द इंडिया, तो कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है। जब हम इंडिया से बाहर से कुछ मंगवाते हैं या हम अपना सामान कोई इंडिया के बाहर बेचते हैं, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी इम्पोर्ट करती है लैपटॉप्स फ्रॉम अदर कंट्री, सो उसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कौन से टाइप का होता है, एक्साइज ड्यूटी। ये पहले लगता था जब जीएसटी नहीं था। एक्साइज ड्यूटी किन के ऊपर लगता था, दिस वाज अ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया। जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे उनके ऊपर लगता था। बट आज ये जो टैक्स है ये अबॉलिश हो चुका है, इसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। अब ये टैक्स अप्लाई नहीं होता है। अभी हमने वीडियो में क्या देखा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप का डायरेक्ट टैक्स है। सेकेंडली, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स वर्क टुगेदर, कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, पर्सन जो अर्न कर रहा है 10 लाख अ ईयर हैज़ टू फाइल अ इनकम टैक्स रिटर्न, खुद ही उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद डायरेक्टली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसने गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स की क्या एग्जांपल है, व्हेन दिस पर्सन, यही बंदा जब कार बाय करेगा तो उसको जो जीएसटी के कार पे करना पड़ेगा कार के प्राइस के साथ, पर वो कार के मैन्युफैक्चरर को पे करेगा। कार का मैन्युफैक्चरर उस टैक्स को कलेक्ट करेगा बायर से और आगे गवर्नमेंट को दे देगा। इसमें बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, वो सेलर को पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा गया था कि जो नया टैक्सेशन सिस्टम आया है क्या वो इंडिया के लिए सूटेबल है, इफ़ेक्टिव है। तो इज़ इंडियाज़ टैक्स स्ट्रक्चर इफेक्टिव। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, स्पेशली विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जब से जीएसटी आया है तो काफ़ी बिजनेसेस के लिए इजी हो गया है टैक्स को हैंडल करना। कहीं ना कहीं उनकी टैक्स की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो वो कम हो गई हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं इसी टैक्स स्ट्रक्चर को, जो नया टैक्स स्ट्रक्चर आया उसको कंसीडर करते हुए। सबसे फर्स्ट बताए गए हैं जीएसटी आने के बाद एक्चुअल में फ़ायदे क्या हुए हैं। जीएसटी ने कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शंस को सिंप्लीफाई कर दिया है, मर्ज कर दिया है बहुत सारे सेवरल टैक्सेस को। पहले एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होते थे, ठीक है। तो इंश्योर किया है यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स अक्रॉस द कंट्री, मेक इंटरस्टेट बिजनेस ईजियर। चाहे आप आउट ऑफ द कंट्री बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ही टैक्स अप्लाइज होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है, और अगर आपका इंडिया के बाहर कहीं ट्रांजैक्शन हो रही है तो आईजीएसटी अप्लाई होता है। तो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे बच्चे को पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी के आने के बाद फ़ायदे क्या हुए हैं, कहीं ना कहीं इसने ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ किया है। आप ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग्स करते हो, आपको पता चल जाता है कि कितना टैक्स हो रहा है, आपके बिलिंग्स पे लिखा आ जाता है, तो प्रॉपर आपको पता चल जाता है। पर जब जीएसटी इंडिया में आया था तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, और अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ एरियाज़ में उसको चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। इनिशियली कॉस्ट कन्फ्यूजन अमंग स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे बिजनेसेस हैं ना, उनको इसके रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूज़न आई कि कैसे जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी है, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद कहीं ना कहीं रिटर्न्स जो हैं महीने की 2 या 3 कई लोगों की जाती हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं। पर स्मॉल बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग था कि उनको ये कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अब ये उनको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। और जो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं कहीं ना कहीं वो भी छोटे बिजनेस व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है कि कितना टैक्स स्लैब लगेगा, कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन को तो इसकी नॉलेज थी थोड़ी बहुत कि टैक्स स्लैब्स क्या है वगैरह, बट छोटे बिजनेसमैन, क्योंकि अब जब जीएसटी आया है तो इसने थोड़ा वो छोटे बिजनेसमैन के लिए भी ये ज़रूरी हो गया कि उनको रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। पहले क्या होता था, छोटे बिजनेसमैन के लिए ये होता ही नहीं था कि उनको टैक्स वगैरह पे करना है, उनको रिटर्न्स फाइल करनी है। तो अब ये सबके लिए कंपल्शन हो गया है कि आपको रिटर्न फाइल
करनी है। तो चैलेंजेस कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। अब जो ये न्यू टैक्सेशन सिस्टम है एक्चुअल में सूटेबल हुआ इंडिया के लिए? पहले तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जीएसटी कब आया था। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को इसने बहुत तगड़ा चेंज दिया था। जो इससे पहले वाला टैक्स सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसमें बहुत सारे टैक्सेस अप्लाई होते थे। वैट मैंने आपको पहले बताया, जैसे बहुत सारे उनके अपने टैक्सेस थे, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट और भी बहुत सारे टैक्सेस को वो अप्लाई करते थे। तो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस को हैंडल करने में डिफ़िकल्ट हो जाता था कि इतने टैक्सेस का हिसाब किताब रखना है। सो जीएसटी की वाज इंट्रोड्यूस, जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था कि इन टैक्स सिस्टम को वो सिंप्लीफाई कर दे। तो इन 2017 जीएसटी आया और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म बना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का। इसके अंदर मेन 4 टैक्स की स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी को भी आगे डिवाइड किया गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये दोनों तब लगते हैं जब ये इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आप आउट ऑफ द इंडिया कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आईजीएसटी अप्लाई होता है फॉर इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है जी। सो इज जीएसटी सुटेबल फॉर इंडिया? येस, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से जीएसटी जो है इंडिया में सुटेबल है। क्यों सूटेबल है? क्योंकि इसने जो भी ट्रांजैक्शंस थी सब कुछ था सिंप्लीफाई कर दिया। इसके पहले क्या होता था, देखो क्या बताया, कितने टैक्सेस हैं, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। सो जीएसटी ने कहीं ना कहीं इन सभी के बदले में सिर्फ एक टैक्स अप्लाई कर दिया कि सिर्फ आपको एक जीएसटी पे करना है। पहले इतने सारे टैक्सेस होते थे, वैट लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, एक्साइज टैक्स लगेगा, मतलब टैक्सेस की परसेंटेज को बंदा कितना को याद रखे। अब आपको पता है सीधा जीएसटी लगना है, 18% है तो 9% जीएसटी एसजीएसटी में जाएगा, 9% सीजीएसटी में जाएगा, ठीक है। सेकंड, इसने कैसे इंडिया के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें अंदर ट्रांसपेरेंसी है। कस्टमर को क्लियरली पता चल जाता है कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने बिजनेसेस को बूस्ट भी दिया है। जीएसटी ने रिमूव, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती थी डिफरेंट स्टेट टैक्स में, मतलब अलग अलग टैक्सेस को पे करना, अलग अलग टैक्स के रेट्स होते थे, तो कहीं ना वो बैरियर्स होते थे ना कहीं जो बिज़नेस को ग्रो करने में रोकते थे कि हमने इतना टैक्स का झमेला कौन देखेगा, हमने करना ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को इसको ऑपरेट करने में ईजी किया है। अब ओवरऑल इंडिया में आप कहीं भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हो। सिंप्लीफाई है कि एक ही टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने इजी बना दिया है, बट इसके अंदर इसको कुछ चैलेंजेस भी देखने पड़े। कंप्लायंसेस बर्डन आया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। स्मॉल बिजनेसेस को इसके अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। इसमें मल्टीपल टैक्स रेट्स थे, यानी कि 4 या 5 टैक्स रेट्स थे। यहाँ पे मेन 4 बताए गए हैं जो मेन है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी स्मॉल बिजनेसेस पे पड़ा। तो क्या ये सूटेबल है? तो हम तो अब भी यही कहेंगे कि यस, दिस इज़ सूटेबल फॉर इंडिया, ठीक है। द न्यू टैक्सेशन सिस्टम स्पेशली जीएसटी इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। इसने क्या किया, मोर एफिशिएंट और एक ट्रांसपेरेंट टैक्स का स्ट्रक्चर जो है इंडिया में क्रिएट किया। इंडिया एक वास्ट कंट्री बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसको एक सिंप्लीफाई सिस्टम की ज़रूरत थी जो इसके रेवेन्यू कलेक्शंस को मतलब बूस्ट करे और कहीं ना कहीं टैक्स को एवेजन को रिड्यूस करे। तो जीएसटी ने वही किया। वो कहते हैं ना दुखती नस को पकड़ना, तो जीएसटी ने वही पकड़ा है। सो जीएसटी हैज़ सक्सीड इन अचीविंग सम ऑफ दीज गोल्स। सो जीएसटी जब लॉन्च हुआ तो उसके बाद उसने जिस वजह से उसको लॉन्च किया गया था वो टारगेट्स को अचीव किया। बट देयर इज़ स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए थोड़ी उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नो डाउट। थोड़ा इम्प्रूव और होना चाहिए, बट ये इंडिया में सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल दी गई है बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरर्स को कैसे टैक्स पे करना पड़ता था उसके ऊपर। अब आफ्टर दैट आपको ये कंक्लूजन दी गई है, बिल्कुल बेसिक सी कंक्लूजन है जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा उसके बेसिस पे। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन।
अब आपको ना इसके नाम को समझने की ज़रूरत है कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। आपको नाम से देखो सुन रहा है, टैक्स को पहले प्लान करना, सेकेंडली टैक्स को अवॉइड करना, थर्ड टैक्स इवेजन मतलब टैक्स का मैन्युपुलेट करना टैक्स को। ठीक है, तो आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इट्स अबाउट यूजिंग लीगल वेज को यूज़ करके अपने टैक्स को ऐसे प्लान करना कि आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव टू पे। आपको कुछ रूल्स और बेनिफिट्स मतलब रूल्स और रेगुलेशंस का यूज़ करके जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे सिस्टम्स निकाले गए हैं जिनके थ्रू आप बेनिफिट्स ले सकते हो, आपको डिडक्शंस मिल सकती हैं, आपको एग्जम्पशंस मिल सकती हैं बाय गवर्नमेंट टू सेव मनी ऑन टैक्सेस। आप अपने पैसों को सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको टैक्स ना पे करना पड़े। आप टैक्स से बच सकते हो बट इन अ लीगल वे। ठीक है, कोई भी फ्रॉड वगैरह करके नहीं। तो आप टैक्स की प्लानिंग करके चल रहे हो कि टैक्स प्लानिंग कर रही है तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, दिस मीन फाइंडिंग लूप होल्स या गैप्स in the law to reduce your taxes but still saying stay within the legal boundaries। आपको लूप होल्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि शिफ्ट मनी इनटू अनदर कंट्री विद जहाँ पे टैक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो कि आपको टैक्स कम पे करना पड़े, तो आप अपनी मनी को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, टेक्निकली इसको लीगल बोला जा सकता है बट आप एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा इसको इलीगल भी माना गया है, बट टेक्निकली एक तरह से ही लीगल है कि आप लीगल बाउंड्रीज के अंदर रह के लूप होल्स का यूज़ करके अपने टैक्स को कम करने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और थर्ड क्या है, टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स को कम पे करने के लिए अपनी स्टेटमेंट ही गलत प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी इनकम स्टेटमेंट में लॉसेस दिखा रहे हो बेमतलब के, कुछ है भी नहीं। ठीक है, अपनी एक्चुअल इनकम को हाइड कर रहे हो, दैट इज़ टैक्स इवेजन। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस तीनों के बीच का क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग इसके डिफरेंस की तरफ चलते हैं। मीनिंग क्या है, बिल्कुल बेसिक सा है, जैसे कि आपको पता है टैक्स प्लानिंग का भी हमने ऊपर मीनिंग भी देखा, तो वही है। टैक्स प्लानिंग के अंदर आप लोग लीगल वेज का यूज़ करके अपने टैक्स को सेव करते हो। लीगल जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, आप उनका यूज़ करके अपने टैक्स को प्लान करते हो। सेकेंड नंबर पर टैक्स अवॉइड कैसे करते हो, जैसे कि लूप होल्स का यूज़ करके, जो भी कह सकते हो ना आप, सिस्टम में एरर्स हैं, सिस्टम में अगर कोई एरर है तो आप उसका यूज़ कर रहे हो, उसका बेनिफिट उठा रहे हो और अपने टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, लूप होल्स का यूज़ कर रहे हो। और थर्ड टैक्स इवेजन, ये एक इलीगल वे है जिसमें आप लोग अपनी एक्चुअल इनकम को हाइड करते हो ताकि आपको टैक्स कम पे करना पड़े। ठीक है, तो आपको बेसिक सिंपल तीनों का लीगल स्टेटस क्या है, अब ऑब्वियस अगर आप टैक्स की प्लानिंग करके चल रहे हो तो डेफिनेटली वो 100% लीगल है। अगर आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हो तो टेक्निकली तो लीगल दिख रहा है बट एक्चुअल में वो लॉज के आप अगेंस्ट जाके उनके लूप होल्स को, जो भी सिस्टम में एरर है उसका मिसयूज़ कर रहे हो। ठीक है, और टैक्स जो हमारा टैक्स इवेजन है ये कम्प्लीटली इलीगल है और कानून में इसके लिए एक सज़ा भी सुनाई गई है, जो अगर किसी को चाहिए तो वो टैक्स इवेजन ज़रूर करे। अब टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं हमारे टैक्स को इसका काम है कि मिनिमाइज़ करना, कि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े। टैक्स अवॉइडेंस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें फुल टैक्स ना पे करना पड़े। हम लोग ना कानून के अंदर गैप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम में कहाँ कहाँ पे एरर्स हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। और टैक्स इवेजन में क्या है, इवेड पेइंग टैक्स थ्रूज द डिसऑनेस्ट मीन, यानी कि आप डिसऑनेस्ट तरीके से टैक्स को पे कर रहे हो, छुपा रहे हो अपनी एक्चुअल इनकम वगैरह को ताकि आपको कम टैक्स पे करना पड़े। अब एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट अप्रूव स्कीम्स में, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, आप ना टैक्स के शेल्टर्स हैं, ऑफशोर्स अकाउंट हैं या फेक लॉसेस को क्रिएट करके लूप होल्स को क्रिएट करते हो जिसके थ्रू आप लोग अपने टैक्स को कम पे करना चाहते हो। ठीक है, आप टैक्स के शेल्टर्स का यूज़ करते हो। और टैक्स इवेजन में क्या है, आप अपनी एक्चुअल इनकम में प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसमें फॉल्स अपनी दिखा रहे हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस मिल पाएँ।
और कहीं ना कहीं आप लोग टैक्स अथॉरिटी से, जो टैक्स अथॉरिटी है उनसे झूठ बोल रहे हो, लाए कर रहे हो उनको, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या व्यू है, जो टैक्स प्लानिंग है उसको तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकरेज करेगी। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा है, इनकरेज बाय द गवर्नमेंट, ताकि लोग अपनी सेविंग्स को प्रमोट करें, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें। अब जो टैक्स अवॉइडेंस है उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लूप होल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, स्पेशली पोस्ट 2020 से बाद मोस्टली गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस्ड हो गई है कि उसको अब लूप होल्स को कवर करना है कि बहुत मतलब लोग इसका मिसयूज़ ना कर पाएँ। और जो टैक्स इवेजन है स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड एंड लीड्स टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर आप टैक्स प्लानिंग करके चलते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़नी पड़ती, आपको फुल्ली सपोर्ट किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट। अगर आप टैक्स को अवॉइड करते हैं कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत पेनल्टीज़ को अट्रैक्ट करता है, सिक्योरिटी को अट्रैक्ट करता है, टैक्स अथॉरिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, बट डायरेक्टली इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। और टैक्स इवेजन में डेफिनेटली पेनल्टीज़ हैं, आपको फाइन्स पे करने पड़ते हैं, आपको कई मतलब जेल भी हो सकती है। अब एथिकल कंसिडरेशन की तरफ से अगर देखा जाए, एथिकली देखा जाए, अगर हम लोग इसको एथिकली कंसीडर करें तो टैक्स प्लानिंग को अगर हम लोग एथिकली कंसीडर करें तो कंसीडर एथिकल, इसको हम लोग एथिकल मानते हैं टैक्स प्लानिंग को, कि टैक्स प्लानिंग एक एथिकल कंसेप्ट है। टैक्स को मतलब आप प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हो। और अगर हम टैक्स को अवॉइडेंस को एथिक्स के बेस पे देखें तो ये अनएथिकल है। आप इसमें अपने एथिक्स का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हो, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, लूप होल्स का यूज़ कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपनी स्टेटमेंट को, तो ये अनएथिकल है। और जो हमारा टैक्स इवेजन है ये क्लियरली अनएथिकल है, मतलब इसमें तो कोई चांस ही नहीं है इसके एथिकल होने का, पूरी तरह से अनएथिकल है, इसको फ्रॉड का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट एग्जांपल्स अगेन दी गई हैं। टैक्स प्लानिंग को आप अगर करके चलते हो तो आप डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो टैक्स सेविंग फंड्स में। और अगर आप टैक्स को अवॉइड करते हो, उसमें एग्जांपल्स हैं, आप अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर सकते हो अदर कंट्री में जहाँ पे आपको कम टैक्स पे करना पड़े। और जो आपका टैक्स इवेजन है, कहीं ना कहीं आप इसमें अपनी एक्चुअल इनकम ही नहीं डिक्लेयर करते हो कि कितना आप कैश अर्न कर रहे हो, अपने एसेट्स को हाइड करते हो, ठीक है। तो ये तीनों की एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे अगेन आपको वही एक्सप्लेनेशन दी गई है कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है, टैक्स इवेजन क्या होती है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। तो आई होप आपको अभी ये क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द टैक्स प्लानिंग पर्पस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। पहली बात, डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप जब क्वेश्चन समझोगे ना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग बोल रही हूँ, सॉरी, डेप्रिसिएशन अलाउंस होता क्या है। अब ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर टैक्स प्लानिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। पहले देखो डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या है। डेप्रिसिएशन अलाउंस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर देखें तो डेप्रिसिएशन को अलाउ किया गया है कि आप इसके लिए डिडक्शन मांग सकते हो अपने टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशन हुई है साल के एंड में जब आप उसका टैक्स पे कर रहे हो तो उसमें आप उसको डिडक्शन, जो भी आपकी डेप्रिसिएशन है उसको रिड्यूस करवा सकते हो ताकि आपकी टैक्स की पेमेंट कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है ये बिजनेसेस की मदद करती है ताकि उनकी जो टैक्स की लायबिलिटी है लीगल वे से वो कम हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। आप में से बहुत सारे जानों को अभी भी डाउट होगा कि हम डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात करे जा रहे हैं। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन होगी तभी तो अलाउंस उसके ऊपर मिलेगी ना, डेफिनेटली, है ना। अलाउंस तो आपको ऐसे मिलेगी नहीं, डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम लोग एक एसेट को खरीदते हैं, जैसे जैसे वो एसेट पुराना होता जाता है उसकी वैल्यू ओवर द टाइम, जैसे जैसे साल 2 साल बीतते जाते हैं वो चीज़ की वैल्यू घटती जाती है। तो उसको बोलते हैं कि वो एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, यानी कि धीरे धीरे कम हो रही है। तो जितनी जितनी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, जो मैंने बोला वही लिखा है, ओवर द टाइम
एसेट की वैल्यू में जो भी रिडक्शन आएगा, ठीक है, चाहे हमने उस जो आइटम है हमारा एसेट है, चाहे उसको हमने वियर किया या टीयर किया, यानी कि या चाहे यूज़ किया, ठीक है, चाहे यूज़ नहीं किया, ओवर द टाइम उसका प्राइस जो कम होता चला जाएगा उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं ऐसे एसेट्स में लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, जिनकी वैल्यू कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम होती जाएगी। सो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है बिजनेसेस को कि आप लोग ना अपने लॉसेस को, जो भी आपका एज अ एक्सपेंस या एज अ डेप्रिसिएशन खर्चा लॉसेस होते हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके साल 2 साल बाद आपकी मशीनरी या आपने बिल्डिंग कुछ भी बाय किया और वो थोड़ी देर बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आप डेप्रिसिएशन अलाउंस को क्लेम कर सकते हो कि हाँ भाई हमारी डेप्रिसिएट हो गई है वैल्यू, तो आपकी डेप्रिसिएशन को आपकी एक्चुअल टैक्स पेमेंट में से माइनस कर दिया जाएगा या उस एसेट की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि एसेट की तो एक्चुअल वैल्यू अब कम हो चुकी है, तो एसेट की वैल्यू में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए क्लेम कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। अब हाउ इज डेप्रिसिएशन यूज्ड इन टैक्स प्लानिंग, कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में टैक्स प्लानिंग में कैसे यूज होती है। अगर आप डेप्रिसिएशन का यूज़ कर रहे हो तो टैक्स प्लानिंग, अब टैक्स प्लानिंग में होता क्या है, हम टैक्स को प्लान करके चलते हैं कि हमें टैक्स कम से कम पे करना पड़े, हम ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स को ढूंढते हैं, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में पैसे डाल देते हैं कि हमारा टैक्स कम से कम चार्ज हो। तो इसी में एक तरीका ये भी है कि हम डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। तो डेप्रिसिएशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है टैक्स की प्लानिंग में। सो डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, कंपनी के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया जाता है ताकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है जिस पे हमने टैक्स पे करना है वो कम हो जाए। जैसे ही टैक्सेबल इनकम कम होगी, व्हेन टैक्सेबल इनकम डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली जो हमने टैक्स पे करना है वो भी कम हो जाएगा, तो इनकम कम हो गई तो ऑब्वियस है टैक्स भी कम हो गया। तो बाय क्लेमिंग डेप्रिसिएशंस बिजनेसेस कहीं ना कहीं अपने टैक्स को लीगल वे से सेव करते हैं कि हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा, भाई अब हम ज़्यादा टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब कंडीशंस क्या हैं कि कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, क्या कंडीशंस हैं जिनके थ्रू आप लोग डेप्रिसिएशन को एक्चुअल में क्लेम कर सकते हो। डेप्रिसिएशन ओनली अलाउड किसके ऊपर है, कैपिटल एसेट्स के लिए, वो भी जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं। आप घर में किसी एसेट का यूज़ कर रहे हो, वो डेप्रिसिएट हो रहा है, वहाँ पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस, अगर आप कोई कैपिटल एसेट का यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड है, क्लेम कर सकते हो। द एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, जो एसेट है वो आपका खरीदा हुआ, आपका अपना होना चाहिए। एंड शुड हैव, और वो जिस भी साल में आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो विद इन दैट ईयर उसके उस एसेट के साथ आपने काम किया होना चाहिए। ये नहीं है लेके साइड में रख दिए या गैराज में पटक दिया, नहीं, विद इन अ यूज़, आप उसको यूज़ कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, वो एसेट होना चाहिए। ठीक है, द डेप्रिसिएशन रेट, जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है सर्टन कैटेगरीज ऑफ एसेट्स के लिए, जैसे मशीनरी के लिए अलग परसेंटेज है, बिल्डिंग के लिए अलग है, फर्नीचर के लिए अलग है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन कितने टाइप्स की होती है, डेप्रिसिएशन 2 तरह की लग सकती है। डेप्रिसिएशन अगर आपके किसी भी एसेट के ऊपर 2 तरह की डेप्रिसिएशन लग सकती है। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर दी गई कि जितनी भी एसेट की वैल्यू है उसके ऊपर 5% हर साल डेप्रिसिएट होगा। ठीक है, एक फिक्स परसेंटेज हमने बता दी कि हर साल सिर्फ इतने परसेंट ही हम लोग डेप्रिसिएशन का क्लेम कर सकते हो आप लोग, तो आप 5% से ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज एक फिक्स होती है कि हर साल आप सिर्फ या हर महीने सिर्फ इतनी ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होती है रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड से। जैसे जैसे एसेट की वैल्यू गिरती जाती है उस अकॉर्डिंग हम लोग उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी बचती है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ईच ईयर। डेप्रिसिएशन उसके एसेट की जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाती है उसके बेस पे कैलकुलेट की जाती है।
ठीक है। दिस मेथड इज़ मोर कॉमन फॉर एसेट्स लाइक मशीनरी और व्हीकल्स के लिए मोस्टली ये मेथड यूज़ किया जाता है। और जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं जैसे कि एसेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक फिक्स मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एज अ टैक्स शील्ड, कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन एक टैक्स शील्ड का काम करती है जो हमारे टैक्स को सेव करने में, टैक्स को प्लान करने में मदद करती है। एक शील्ड बना देती है हमारे टैक्स के आजू बाजू कि हमें कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एक्ट एज अ टैक्स शील्ड, जिससे कि वो हमारे लोअर टैक्सिंग मतलब हमारी टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है विदाउट एक्चुअल स्पेंडिंग कैश, बिना कैश को स्पेंड किए हमारी टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है डेप्रिसिएशन। सो बिजनेसेस ना अपनी इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से प्लान करते हैं। उनको पता होता है कि किस किस मतलब एसेट में इन्वेस्ट करने से उनको डेप्रिसिएशन फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगी, किस एसेट का परसेंटेज डेप्रिसिएशन का ज़्यादा है, ताकि वो अपने टैक्स को बचा पाए, टैक्स उनको कम से कम पे करना पड़े। तो बिजनेसेस जो होते हैं ना, बिजनेसमैन इन चीज़ों को एडवांस में प्लान करके चलते हैं कि कब उन्हें फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और कब वो उसी अकॉर्डिंग उस एसेट को परचेज करते हैं। सो दिस इज़ एन इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है डिले और रिड्यूस करने में आपकी टैक्स पेमेंट्स को ओवर द टाइम, कि आपको कम टैक्स पेमेंट्स करनी पड़े, ठीक है। सो कहीं आपको इसमें ना एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलती है। अब आप बोलोगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, हम लोग तो अभी तक डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात कर रहे थे, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गई। अब आप ध्यान से सुनना, कुछ केसेस में क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अलाउ करती है एडिशनल डेप्रिसिएशन। जैसे कि अगर आपने कोई न्यू मशीनरी खरीदी, कोई प्लांट खरीदा, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है। बिजनेसेस इन सेक्टर्स जैसे कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ये लोग क्लेम कर सकते हैं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द परचेज। अगर आपने कोई भी नया एसेट, कोई भी नई मशीनरी परचेज की है, तो उसके फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन को मांग सकते हो, एक्सचार्ज क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी टैक्सेबल इनकम को फर्दर रिड्यूस कर देगा, क्योंकि एक टैक्स प्लानिंग में ये भी एक पावरफुल टूल है और बहुत सारे बिजनेसमैन इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, जब आपने उसको मशीन को ख़रीदा या कुछ भी आपने मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी ख़रीदा, प्लांट मशीन, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप उसकी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब उनका साल ख़त्म होने वाला होता है ना, तो 1 या 2 महीने पहले कोई मशीन ख़रीद लेते हैं, ठीक है। जब उनको पता है कि अब उनको रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स पे करना पड़ेगा, अब वो चाहे मशीन 2 महीने ही क्यों ना उन्होंने यूज़ की हो, पूरे साल की डेप्रिसिएशन वो रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो बहुत सारे बिजनेसमैन करते क्या हैं, एक्चुअल में अपनी बैलेंस शीट बनाने से पहले 2 महीने या 3 महीने पहले ही कोई नया एसेट बाय करते हैं, जिसके ऊपर वो टैक्स को अपने कम करने के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, क्योंकि 2 महीने तो एक्चुअल उन्होंने यूज़ की ना वो मशीन, ठीक है। अब एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन के रेट हैं या एसेट की कैटेगरीज हैं वो क्या है, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। बिल्डिंग के ऊपर 5% से लेकर 10% तक डेप्रिसिएशन आप लोग क्लेम कर सकते हो, मशीनरी के ऊपर 15% से 40% तक, और व्हीकल्स के ऊपर 15% से 30% के ऊपर। तो ये रेट जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका हमारे प्रॉफिट और लॉस पे क्या असर पड़ता है। जब आप कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन को अपनी क्लेम करते हो, तो डेप्रिसिएशन आपके एक्चुअल एसेट की वैल्यू में से माइनस होती है। बैलेंस शीट में आपके एक्चुअल एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके, जब हम लोग टोटल करते हैं ना, तो नेट प्रॉफिट को कम कर देती है। जब आपका नेट प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका ये टैक्स कम होता है। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन आपके टैक्स में से माइनस नहीं होती, डेप्रिसिएशन उसकी एक्चुअल एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो प्लस माइनस करने पे आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट में डिफरेंस दिखाती है डेप्रिसिएशन की वजह से, जो प्रॉफिट के ऊपर आपका कम टैक्स लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये आपका प्रॉफिट कम कर देती है। हाउएवर दिस इज़ कहीं ना कहीं एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके ऊपर आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, नॉन कैश एक्सपेंस है, मीनिंग इट डज नॉट अफेक्ट
एक्चुअल कैश फ्लो, कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल कैश फ्लो को तो कहीं से भी इफेक्ट नहीं कर रहा, बट ओनली टैक्स की लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है. सो दिस डेप्रिसिएशन हेल्प बिजनेसेस रिटेन मोर कैश हिल पेइंग लेस टैक्स. तो कहीं ना कहीं ये बिजनेसेस की हेल्प करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश को रिटेन कर पाएँ और कम से कम टैक्स को पे कर पाएँ. ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग विद डेप्रिसिएशन. बिजनेसेस क्या स्ट्रेटेजी करती हैं? बिजनेसेस ना स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को एसेट में, ताकि वो अपनी डेप्रिसिएशन के जो भी बेनिफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए. फॉर एग्जांपल, परचेज न्यू मशीनरी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. जैसे मैंने आपको बताया कि जब साल ख़त्म होने वाला होता है ना, एंड ऑफ द ईयर में वो लोग कोई मशीनरी खरीद लेते हैं और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर देते हैं पूरे साल की. इवन इट यूज्ड फॉर जस्ट अ शॉर्ट पीरियड, चाहे उन्होंने उस मशीनरी का यूज़ सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए किया है. सो दिस टाइप ऑफ टैक्स प्लानिंग कैन सिग्निफिकेंटली, कहीं ना कहीं आपके टैक्स के बिल्स को सिग्निफिकेंटली ये रिड्यूस कर देती है. सो कंक्लूजन क्या है? डेप्रिसिएशन अलाउंस एक कहीं ना कहीं पावरफुल टूल है टैक्स प्लानिंग के लिए. ठीक है, अगर आप केयरफुली प्लान करते हो कि आपको आपके एसेट्स को कब परचेज करना है, कब आपको डेप्रिसिएशन का फ़ायदा उठाना है, कहाँ आपको एडिशनल बेनिफिट्स लेने हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और एक लंबे समय के लिए अपने पैसों को सेव भी कर सकते हैं. सो एक लीगल और इफेक्टिव वे है जिसका यूज़ करके बिजनेसेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उनकी टैक्स की स्ट्रेटेजी को. ठीक है जी. सो ये गाइस क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ रखा है, जैसे कि देखो, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. फर्स्ट पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन अलाउंस के ऊपर आपको प्रोविजंस लिखने को बोला गया. तो हमने अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया डेप्रिसिएशन अलाउंस का इतना बड़ा, तो आप इन प्रोविजंस के अंदर पूरा सेम वही क्वेश्चन लिखेंगे जो हमने ऊपर अभी रीड आउट किया. तो अब इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है हम उससे ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. देखो मैंने आंसर में लिख रखा है डेप्रिसिएशन अलाउंस, सेम जो हमने ऊपर आंसर किया. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमने प्रोविजंस बतानी है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की. बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में. तो प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग टू अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं. प्रिलिमिनरी यानी कि प्री एक्सपेंसेस, स्टार्ट करने से पहले के जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके जो भी खर्चे हुए हैं उनको बोलते हैं प्री एक्सपेंसेस. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये जो एक्सपेंसेस हैं एक पीरियड के दौरान आप लोग इनको क्लेम कर सकते हो. इसका एक सिंपल ब्रेकडाउन है कि ये कैसे काम करता है. गाइज एग्जाम्स के अंदर ना, जैसे मैंने यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसे करके तीनों पॉइंट्स को मिला के एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है, जैसे 2020 में देखो 2 आए थे, 2 2021 में आए थे. आपको एक ही पॉइंट की 5-6 पेजों की लेंथ बनाने की डेफिनेटली नीड नहीं है. एक जैसे सिर्फ डेप्रिसिएशन अलाउंस है तो इसकी 3 पेजों की लेंथ, 3 पेजेस की लेंथ अमोर्टाइजेशन वाले की हो जाएगी, 3 की लेंथ एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च. तो आपके 3-3 पेजेस करके भी इनकी मतलब लेंथ इजीली 5 to 6 15 मार्क्स में, टोटल 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको नीड है 5 to 6 पेजेस की. बट अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन को ही इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आप पेजेस भी तो डिवाइड कर सकते हो ना फिर उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर में आपको शीट्स लिमिटेड मिलती हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. दीज आर द कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज. जब आप बिजनेस को सेटअप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तब आपके जो भी खर्चे आते हैं लाइक लीगल फीस फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, कॉस्ट जो आती है लाइसेंस और परमिट बनाने में, या एक्सपेंसेस जो भी आते हैं बिजनेस को ड्राफ्ट करने के लिए, बिजनेस के प्लान को, तो उन सभी के लिए आप क्लेम कर सकते हो कि हमारे ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे. तो आप इसको अमोर्टाइज कैसे कर सकते हो. दिस मीन अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है. अमोर्टाइजेशन मीन्स स्प्रेड आउट. जितने भी आपके खर्चे हुए हैं उसको आपको एक स्पेसिफिक पीरियड का टाइम दिया जाएगा जिसके बीच में आप उन खर्चों को स्प्रेड आउट कर दोगे. जैसे कि अगर आपको 5 ईयर्स का टाइम दिया गया है और आपका 1 लाख का खर्चा हुआ है तो आप उसको 5 सालों में डिवाइड करके क्लेम कर सकते हो. आप
अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ये नहीं है कि 1 लाख का खर्चा हुआ और आप उसको एक ही बार में क्लेम कर दोगे, नो। आप उसको सेवरल ईयर्स में डिवाइड करके, जो भी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब उसको अपने ओवरऑल बैलेंस में से डिडक्ट करवाते जाओगे। सो दिस मीन्स स्प्रेड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ओवर सेवरल ईयर्स रादर देन डिडक्टिंग देम ऑल एट वंस। एकदम से सारा बैलेंस आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए प्रोविजंस क्या है, यानी कि प्रोविजंस में सबसे पहले क्या आता है कि एलिजिबल, आप अमोर्टाइजेशन को कैसे क्लेम कर सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल कैसे होगे। जो भी आपके खर्चे हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस के ऑपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले हुए होने चाहिए। ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेटअप ऑफ द बिजनेस कैन बी अमोर्टाइज। रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस को आप अमोर्टाइज नहीं करवा सकते। अगर आपके खर्चे बिजनेस को सेटअप करने से पहले हुए हैं तभी आप एलिजिबल हैं अमोर्टाइजेशन के लिए, तभी आप अपने प्री एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज करवा सकते हैं। अब पीरियड क्या है अमोर्टाइजेशन के लिए, इनकम टैक्स आपको अलाउ करती है कि आप अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ओवर द 5 ईयर, 5 साल के बीच बीच में अमोर्टाइज करवा सकते हो। सो दिस मीन्स आपके जो एक्सपेंसेस हैं आप उसको 5 सालों में इक्वली डिवाइड कर दोगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 करके आप उसको 20,000 ईच ईयर में क्लेम कर सकते हो कि हमारे इतने खर्चे हैं। सो हाउ to claim amortization, each year you can deduct 1/5 of the preliminary expense of your taxable income। अपनी taxable income में से 1/5 of the preliminary expenses को आप लोग डिडक्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर स्पेंड किए हैं 50,000 ऑन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो आप लोग 10,000 ईच ईयर अपने 5 सालों तक कंटिन्यूसली क्लेम कर सकते हो कि हर साल आपके टैक्सेबल इनकम में से 10,000 रुपये कट हो जाएंगे। अब इसकी अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग हमारी एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे एसेट्स हैं क्योंकि ये हमारी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ एन एसेट, और इन टैक्स रिटर्न में हम लोग इसको क्लेम कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस इन द एनुअल टैक्स रिटर्न, इक्वली डिवाइड ओवर द 5 ईयर्स। अब इम्पॉर्टेंस क्या है अमोर्टाइजेशन की, इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंस क्या है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट। अमोर्टाइजिंग दीज एक्सपेंसेस, इन खर्चों को अमोर्टाइज करने से कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं ताकि हम लोग अपने कैश फ्लो को मैनेज कर पाएँ बाय नॉट बर्डनिंग द बिजनेस। हमारे बिजनेस के ऊपर कोई लार्ज खर्चा नहीं आया, एक साल के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया। सिंपल तरीके से अगर हम अमोर्टाइज करते हैं तो कोई बर्डन नहीं आएगा, ईजिली हमारा कैश फ्लो जो है वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली टैक्स प्लानिंग, बाय स्प्रेडिंग आउट द एक्सपेंसेस, बिजनेसेस कहीं ना कहीं अपनी टैक्सेबल इनकम को भी तो ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इसकी अमोर्टाइजेशन की इम्पॉर्टेंस है। फर्स्टली कैश फ्लो को मैनेज करने में मदद करती है क्योंकि जो भी हमारा खर्चा हुआ वो धीरे धीरे कंपनी के पास वापस आता जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा कैश फ्लो जो है वो मैनेज होता जाएगा, बर्डन कम होता जाएगा। सेकेंडली हमारा टैक्स प्लान हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। अब जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है, इफ़ अ कंपनी स्पेंड 1 लाख ऑन लीगल फीस एंड अदर प्रिलिमिनरी कॉस्ट, तो वो क्या कर सकती है 20,000 हर साल 5 सालों तक क्लेम कर सकती है। और एक और एग्जांपल दी गई है, इफ़ अ स्टार्टअप इंकर 75,000 इन रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस फीस, तो 15,000 हर साल अपनी टैक्सेबल इनकम में से 5 सालों तक डिडक्ट क्लेम करवा सकते हैं। तो अब इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियस है, बहुत ज़रूरी है। कीप ऑल रिसिट्स एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हो। ये नहीं है कि आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्लेम तो कर रहे हो बट आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड, कोई रिसिप्ट, कुछ भी नहीं है, तो कहीं भी वो जस्टिफाई नहीं होगी कि आपने वो खर्चे किए थे अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, अगर आपको टैक्स में शो करना है, अपने लॉसेस दिखाने हैं, तो आपके पास एग्जैक्ट उन चीज़ों की रसीदें मौजूद होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिक सा कंक्लूजन दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रोविजंस क्या थी, प्रोविजंस ऑन द एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च करने में जो भी खर्चे होते हैं उनके ऊपर क्या प्रोविजंस है। सो प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सो एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च आर अ सिग्निफिकेंट
important area of interest for businesses and institutions engaged in research and development. जो एक्सपेंसेस साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंसेस होती है ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एरिया है एक बिजनेसेस के लिए, क्योंकि बिजनेसेस अगर रिसर्च नहीं करेंगे, नई नई डेवलपमेंट्स नहीं होंगी, नई नई चीज़ें मार्केट में कैसे आएंगी, ऑब्वियस है ना कहीं तो रिसर्च हो रही है। जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उसको साइंटिफिक रिसर्च के खर्चों को क्लेम करने से कोई नहीं रोक सकता, आप उसको क्लेम कर सकते हो। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस टू इनकरेज और सपोर्ट, ऐसे खर्चों को इनकरेज और सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। पहले तो साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे होते क्या है भाई, जो कॉस्ट इंकर होती है रिसर्च करने में, नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, उनकी प्रोसेसिंग में, उनको इम्प्रूव करने में जो एग्जिस्टिंग वन है, और जो बंदे रिसर्च कर रहे हैं उनकी जो भी सैलरी है, जो भी रिसर्च करने में इक्विपमेंट लग रहे हैं, कॉस्ट आ रही है, जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये सब खर्चे हैं साइंटिफिक रिसर्च के। ठीक है, इन सबको हम लोग एक खर्चा मानेंगे कि साइंटिफिकली हम लोग इस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं और ये उसके खर्चे हैं। अब इसके ऊपर आपको प्रोविजंस कैसे मिलेंगे, प्रोविजंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। सबसे पहले डिडक्शन फॉर रिसर्च एक्सपेंसेस, बिजनेसेस जो हैं वो इसके लिए डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। बिजनेसेस कैन क्लेम अ डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, जो भी उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में अपने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं अंडर द सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो उसको क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन के लिए वो एलिजिबल कब होंगे, द रिसर्चर्स मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन, जो भी आपने रिसर्च की वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए। अगर वो ऐसा है तो आप एलिजिबल हो इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। रिसर्च एक्सपेंसेस को क्लेम आप कर सकते हो अगर आपने जो भी रिसर्च बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए की वो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। नंबर 2 प्रोविजन क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, कौन कौन से तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो एलिजिबल हैं इस तरह के डिडक्शन के लिए। अगर आपने कोई इन हाउस रिसर्च की है, यानी कि एक्सपेंसेस इंकर फॉर रिसर्च कंडक्टेड विद इन द कंपनी के अंदर रह के जो आपने रिसर्च कंडक्ट की, जैसे कि सैलरी कितनी देनी है, क्या मटेरियल की ज़रूरत है, अदर कॉस्ट जो भी डायरेक्टली रिलेटेड है रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड, आपने कंपनी के अंदर रह के कंपनी की कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च की, इन हाउस रिसर्च की, तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें आप एलिजिबल हो डिडक्शन के लिए। सेकंड टाइप कौन सा है, एक्सटर्नल रिसर्च, यानी कि कंपनी से बाहर जाके अगर आपने कोई रिसर्च की, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड आउटसाइड द कंपनी, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपने कोई रिसर्च कंडक्ट की, सो इसमें जो भी आपका खर्चा आएगा includes payment made on research institutions for conducting research on the behalf of the business के बिहाफ पे आपने कंपनी से बाहर जाके जो भी रिसर्च की उस पर जितने भी खर्चे हुए सब चीज़ों के लिए आप लोग क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो 2 टाइप के जो हमारी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए डिडक्शन एलिजिबल मानी जाती है कि आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। अब इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस क्या है, सबसे पहली प्रोविजन क्या है, वेटेड डिडक्शन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि सच एज अ रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं कि एक वेटेड डिडक्शन है। इसमें वेटेड डिडक्शन क्यों अलाउड है, जिसमें हायर परसेंटेज एक्सपेंडिचर को आप क्लेम कर सकते हो। एक्चुअल में आपके खर्चे 100% हुए पर आप उस पर 150% तक क्लेम कर सकते हो कि हमें इतनी प्रतिशत की डिडक्शन चाहिए। कुछ साइंटिफिक एरिया ऐसे हैं, रिसर्च के एरिया जैसे ऐसे हैं जहाँ पे आप उसके एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट क्लेम कर सकते हो, इसको बोलते हैं वेटेड डिडक्शन। ठीक है, तो ध्यान से इसको रीड करो, फॉर सर्टेन टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सच एज अ रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग वेटेड डिडक्शन भी बोल सकते हैं, इसमें वेटेड डिडक्शन अलाउड है। दिस मीन दैट अ हायर परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो भी आपने खर्चे किए उसके ऊपर आप हायर परसेंटेज क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन
compared to normal expenses. A weighted deduction of 150% must be allowed फॉर सर्टेन टाइप ऑफ रिसर्च. कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिसके ऊपर आप 150% तक क्लेम कर सकते हो. एक्चुअल आपने एक्सपेंसेस 100% ही तो किए होंगे ना, पर आप 150% तक क्लेम कर सकते हो स्पेशल प्रोविजन में. फर्स्ट पॉइंट ये है वेटेड डिडक्शन. सेकंड क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज. If a company is specially engaged in scientific research and development, अगर वो specially engaged है कि उसने सिर्फ scientific research और developments पे ही ध्यान देना है, so it may be eligible for additional benefits और डिडक्शंस. अगर वो कंपनी का काम ही है कि उसने रिसर्च और डेवलपमेंट पे ही ध्यान देना है, तो उसको कहीं ना कहीं वो एलिजिबल हो जाती है कि एडिशनल बेनिफिट्स भी वो क्लेम कर सकती है. दिस कुड इंक्लूड एनहांस डिडक्शन. कहीं ना कहीं उनकी डिडक्शंस और एग्जम्पशन एनहांस होंगी. थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड. ऑब्वियस अगर आपको क्लेम करना है कोई भी अमाउंट तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो ज़रूरी है. सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर इनवॉइसेस, प्रॉपर कॉन्टैक्ट, प्रॉपर रिकॉर्ड, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन तो यार किसी भी चीज़ को अगर आपको क्लेम करना है तो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है. छोटे से छोटे काम में भी आपका आधार कार्ड तो मांग ही लेते हैं, तो यहाँ तो फिर डिडक्शंस क्लेम करने की बात हो रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है. अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है टैक्स के ऊपर. ऑब्वियस है हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. रिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम, इन डिडक्शंस को क्लेम करने से हमारी जो टैक्सेबल इनकम है बिजनेसेस की वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी. हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी. इनकरेजमेंट फॉर रिसर्च, कहीं ना कहीं ये हमें इनकरेज करती है कि हम और रिसर्च करें. दी प्रोविजंस आर डिजाइन टू इनकरेज मोर बिजनेसेस कि वो साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि उनको टैक्स के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके. तो कहीं ना कहीं ये उनको इनकरेज करती है कि भाई आओ आप लोग भी रिसर्च पे फोकस करो, आप लोग भी रिसर्च पे इन्वेस्ट करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के बेनिफिट्स मिल सकें. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है. अ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो वो 10 लाख रुपए स्पेंड करती है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर अ न्यू ड्रग. अब इफ़ द कंपनी इज़ एलिजिबल फॉर द 150% डिडक्शन, क्या ये कंपनी 150% यानी कि वेटेड डिडक्शन के लिए एलिजिबल है. इट कैन क्लेम 15 लाख एज अ डिडक्शन फ्रॉम इट्स टैक्सेबल इनकम. तो ये क्लेम कर सकती है. येस, दिस कंपनी इज एलिजिबल फॉर वेटेड डिडक्शन. फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्पेंड किए 10 लाख रुपीज़ ऑन अ रिसर्च ऑन अ न्यू ड्रग, क्योंकि वो मेडिकेटेड में यूज़ होगा, मेडिकल में यूज़ होगा. और मेडिकल में मैंने जैसे आपको बताया ना, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग वेटेड डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो. तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल भी एक उसी का पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 150% की डिडक्शन भी अलाउड है. सेकंड एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए. इट कैन क्लेम दिस अमाउंट एज अ डिडक्शन और ये उसकी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस हो जाएगा. क्यों ये बेसिक माना गया, उसने कुछ मतलब ऐसा हट के नहीं किया. इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट फार्मास्यूटिकल इज़ अ लिमिटेड एरिया जिसको आप बोल सकते हो. शॉप्स तो बहुत सारी हैं बट इसके ऊपर रिसर्चर्स बहुत कम हैं. स्पेसिफिक एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी भी है बट टेक्नोलॉजी में जब तक कोई न्यू इन्वेंशन नहीं आती, ठीक है, तो ये नहीं है उसको डेवलप करना, कुछ न्यू लेके आना, कुछ चटक सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज के टाइम पे इतनी सारी हैं. और फार्मास्यूटिकल में अगर कोई नया आ रहा है तो वो कोई बीमारी, जैसे अभी कोविड की मेडिसिन आई थी, तो जो भी बंदा वो कोविड का जो एंटीडोट लेके आया था ना, वो वेटेड डिडक्शन में गिना जाएगा. तो आप उसमें 150% क्लेम कर सकते थे. ठीक है, जिसने भी उसके ऊपर रिसर्च की थी, तो वो फार्मास्यूटिकल्स ने कुछ ऐसी चीज़ में स्पेंड किया जो मतलब पूरी दुनिया के लिए अच्छा. इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारे हैं बट फार्मास्यूटिकल इज़ अ हेल्थफुल, मतलब हेल्थ के लिए जो डिवाइस बना रहे हैं वो, तो उसमें आप लोग वेटेड डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. अब रीसेंट चेंजेस क्या आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं, क्या अमेंडमेंट्स आई हैं. इनकम टैक्स एक्ट may have periodic updates and amendments related to research expenses. इनकम टैक्स एक्ट में periodic updates वगैरह आते रहते हैं, तो आप इसमें चेक कैसे कर सकते हो. अपडेट्स ऑलवेज रेफर्स टू द लेटेस्ट प्रोविजन और कंसल्ट करते रहो किसी टैक्स प्रोफेशनल से ताकि आपको करंट
वैल्यूज़, करंट रूल्स, करंट परसेंटेज पता चलती रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी बेसिक सा कंक्लूजन दिया गया है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टैक्स प्लानिंग, क्या टैक्स को प्लान करके चलना एक लीगल, एक मोरल वे है टैक्स को सेव करने के लिए? इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है और इसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है, कैसे ये टैक्स इवेजन से अलग है। तो अभी ना हमने ऊपर इतना कुछ पढ़ा कि टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कितनी क्या गप्पे आप मार सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट मुझे लगता है कि अब क्लियर है। तो टैक्स प्लानिंग क्या है? अ लीगल एंड अ मॉरल वे ऑफ टैक्स सेविंग, जिसमें आप लीगली और एक मॉरल तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। सो टैक्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग योर फाइनेंशियल अफेयर्स। टैक्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो दैट वे दैट रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी विद इन द बाउंड ऑफ द लॉ, कि कानून के दायरे के अंदर रह के आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हो। टैक्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को अरेंज इस तरीके से करते हो कि कानून के दायरों के अंदर रह के आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो, कोई इलीगल तरीका नहीं अपनाते। ठीक है, प्रॉपर लीगल तरीके से आप अपने टैक्स को कम करते हो। इट्स लाइक मेकिंग अ स्मार्ट प्लान, इसमें इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने एक स्मार्ट प्लान बनाया तो इंश्योर करने के लिए आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो समझ लो टैक्स प्लानिंग क्या होता है। अब इसको मैं बार बार कितनी बार समझाऊँ पता नहीं, बट आई होप आपको इतना पता है कि टैक्स प्लानिंग क्या है। टैक्स प्लानिंग मीन्स अरेंज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी ताकि आपको कम टैक्स पे करना पड़े। दिस इज डन बाय यूजिंग द वेरियस टैक्स बेनिफिट्स, जो भी वेरियस टैक्स बेनिफिट्स रूल्स जो भी अवेलेबल है उनका यूज़ करके आप अपनी टैक्स को प्लान ईजिली कर सकते हो। लाइक इन्वेस्टिंग इन अ PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइक गवर्नमेंट इंश्योरेंस में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। अब इसका टैक्स प्लानिंग का पर्पस क्या होता है, इसका मेन गोल क्या है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना, कि आपको लीगल बाउंड्रीज के अंदर रह के, गवर्नमेंट के अंडर रह के कम से कम टैक्स पे करना पड़े। ठीक है जी, अब इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? लीगली अगर देखा जाए, व्हाट इज लीगल टैक्स प्लानिंग? लीगल टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व यूजिंग द टैक्स लॉ, टैक्स के लॉस को यूज़ करके, रूल्स को यूज़ करके उसकी फ़ायदा उठाना, उसकी एडवांटेज लेना। दिस मीन यूजिंग वेरियस, जो भी अलाउंसेस आपको अलाउड की गई हैं, जो भी डिडक्शंस आपको अलाउड की गई हैं, जो भी एग्जम्पशंस आपको दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करना, अपने जो भी टैक्स की लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर जो टैक्स के लॉ हैं आपको डिडक्शंस क्यों अलाउ करते हैं? ताकि आप लोग सर्टेन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करें। आप उन ऑप्शंस का यूज़ करके अपनी टैक्सेबल इनकम को एक लीगल वे से कम कर सकते हो। आपकी इनकम जब इन्वेस्ट हो गई तो वो कम हो जाएगी, वो इनकम में नहीं गिनी जाएगी, और इनकम में नहीं गिनी जाएगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली क्लेमिंग ऑल एलिजिबल डिडक्शन, जैसे आप एलिजिबल डिडक्शंस को क्लेम करते हो लाइक एजुकेशन एक्सपेंसेस, होम लोन, वैसे ही आप लीगल टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके मोरल एस्पेक्ट्स क्या हैं? व्हाट इज़ अ मोरल टैक्स प्लानिंग? लीगल तो हो गया, अब मॉरल तरीके से कैसे करोगे? मोरल टैक्स प्लानिंग मीन्स नॉट ओनली फॉलो द रूल बट ऑल्सो बींग फेयर, मतलब मॉरल तरीके से भी आपको सही रहना है। सिर्फ ये नहीं है कि आप कानून की आज्ञा का पालन कर रहे हो तो आप सही रिपोर्ट्स बना रहे हो, फेयर भी रहना है, गलत चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं करनी है। ज़रूर है कि आप कानूनी दायरे में चल रहे हो, पर अगर आप अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दिखा के कानूनी दायरे में चल भी रहे हो तो आप मॉरल तरीके से, आपको खुद को तो पता है ना कि आप गलत कर रहे हो, तो मॉरल एस्पेक्ट्स पे भी आपको सही रहना है। ठीक है, मोरल टैक्स प्लानिंग मीन्स नॉट ओनली फॉलो द रूल, सिर्फ कानून को फॉलो नहीं करना बट ऑल्सो बीइंग फेयर, आपको फेयर भी रहना है, एंड एथिकल इन हाउ यू अप्रोच टैक्स सेविंग, कि आप कैसे टैक्स सेविंग्स को अप्रोच कर रहे हो।
इट इन्वॉल्व इंश्योर करना दैट यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स, कि आप लूप होल्स जो भी सिस्टम में एरर्स हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, ठीक है, अपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए स्ट्रेटजीज का यूज़ नहीं कर रहे हो। ही लीगल माइट बी सीन एज अ अनएथिकल। तो ये जो आप लूप होल्स का यूज़ करके या कोशिश करते हो कि हम लोग अपने टैक्स को अवॉइड कर देते हैं, इसको लीगल तो कहीं ना कहीं मानते हैं, बट इसको अनएथिकल माना जाता है। ये आपके मॉरल्स के अगेंस्ट है कि आप सिस्टम के एरर्स का यूज़ करके अपने टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो एग्जांपल ये देखते हैं कि मॉरल बेसिस पे क्या है। इट्स मॉरल टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं मॉरल है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इसमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हो दैट आर क्लियरली आउटलाइंड इन द लॉ, बट इट वुड बी अनएथिकल टू यूज़ अग्रेसिव टैक्टिक्स। बट दूसरी साइड अगर देखा जाए तो अगर आप अग्रेसिव टैक्टिक्स का यूज़ कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अनएथिकल है। तो डोज टैक्स यानी कि अपने मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, फाइनेंशियल सिचुएशन बता रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा घाटे में है भाई, हमारा बहुत नुकसान चल रहा है, तो आप टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो, अपनी जो सिचुएशन है उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मोरल एस्पेक्ट्स पे तो आप गलत कर रहे हो ना, तो ये अनएथिकल है। बट आप अगर लीगल मोरल वे से जो भी आपको जितना दिया गया है उतने में खुश हो, सरकार ने आपको कुछ फ़ायदे तो दिए हैं ना, बट अगर आप ज़्यादा के लालच में मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोरल एस्पेक्ट्स को अपने खा गए हो, एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो गलत है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में, ऊपर हमने इतना बड़ा किया। सो एज डिस्कस, टैक्स प्लानिंग इज़ अ लीगल मेथड जिससे आप अपने टैक्सेस को कम कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और जो भी टैक्स के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उनका यूज़ करके आप प्रॉपरली अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हो। और टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन इज़ टोटली इलीगल। दिस इन्वॉल्व इलीगल एक्टिविटी, जैसे कि आपने अपनी इनकम सही नहीं बताई, इन्फ्लेशन डिडक्शंस ली, अपनी मनी को हाइड किया ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। टैक्स इवेजन इज़ बोथ इन इलीगल, टैक्स इवेजन इज़ बोथ इलीगल और अनएथिकल। तो टैक्स इवेजन तो टोटली गलत है भाई। अगर कोई टैक्स इवेजन करता है ना तो उसको तो सज़ा भी होगी, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, ठीक है। अब टैक्स प्लानिंग के फ़ायदे क्या हैं? कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली एफिशिएंसी होती है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है आपको अपने पैसों को बेटर मैनेज करने में। आपके टैक्स के बर्डन को कहीं ना कहीं ये कम करती है, आपके लिए ज़्यादा पैसे बचा के जाती है, सेविंग्स में आपका कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करवाती है। सेकंड, इसका बेनिफिट क्या है? कंप्लायंसेस ऑफ पीस ऑफ माइंड, इंश्योर करती है कि आप कानून के दायरे में रहें, कानून को फॉलो करें, आपका जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करती है, कहीं आपको पेनल्टीज़ नहीं पे करनी पड़ती, कहीं आप टैक्स इवेजन के चक्कर में नहीं पड़ते, कहीं आप मतलब मिस रिप्रेजेंट कुछ नहीं करते, आप लीगल तरीके से सीधी शांत ज़िंदगी जी रहे हो, आप कहीं लोचो मतलब उलट सुलट कामों में पड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं टैक्स प्लानिंग के। अब प्रैक्टिकली अगर टिप्स हैं इफ़ेक्टिव टैक्स प्लानिंग के लिए तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहली टिप क्या है? टैक्स के कानून के जो लॉ हैं, ठीक है, टैक्स के, उनको अच्छे से समझ लो। स्टे इन्फॉर्म अबाउट टैक्स बेनिफिट्स, कि कब क्या फ़ायदा किस यूज़र को मिलेगा, कौन सी डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इफ़ेक्टिव टैक्स प्लानिंग करनी है तो आपको कानून के जो भी लॉज हैं, लीगल लॉज हैं, उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। नंबर 2 प्रैक्टिकल टिप क्या है? कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं, उनको मेंटेन करना है अपनी इनकम का। एंड इन्वेस्टमेंट टू इंश्योर कि आप उनको एक मतलब एलिजिबल क्लेम कर पाएँ, ठीक है। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखेंगे अपने खर्चों का, अपनी इनकम का, अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो आप उस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। बिना प्रूफ के आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 3 प्रैक्टिकल टिप, सीक प्रोफेशनल एडवाइस, किसी प्रोफेशनल बंदे की एडवाइस ले लो, किसी टैक्स एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो, जो आपको हेल्प करेगा मोस्ट ऑफ योर टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ में, ठीक है। लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए वो आपको ऐसी ऐसी स्कीमें बता देगा कि आपके टैक्स को मतलब आप कम पे करोगे, आपकी टैक्स की प्लानिंग हो जाएगी। अब इसका भी छोटा सा कंक्लूजन है जिसको आप रीड कर सकते हैं। अब टैक्स प्लानिंग के फटाफट इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स देख लेते हैं। टैक्स प्लानिंग करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स का बर्डन कम होता है,
आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियली आप मैनेज रह पाते हो, आप कानून के दायरे में रह के चलते हो, कंप्लायंस विद द लॉ, आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे होते हो, फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं इसके थ्रू आपकी सेविंग्स हो जाती है। मैं फटाफट हेडिंग समझा रही हूँ, अब इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपको ऑलमोस्ट समझ आ चुके हैं पॉइंट्स, ठीक है। फ्यूचर के लिए आपकी सेविंग्स हो जाती है, कहीं ना कहीं इन्हेंस करती है आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को, आपको समझ आ जाता है कि भाई फ्यूचर में मुझे अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक सा इसका डिफरेंस दिया गया है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, जो कि हमने ऊपर भी किया था, तो मैं अब इसको दोबारा नहीं करवाऊंगी। हमने ऊपर इतना बड़ा डिफरेंस किया था और इस क्वेश्चन की यहाँ पे है कंक्लूजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग बोलोगे यार दीदी यूनिट 1 में इतने सारे क्वेश्चंस, तो इसमें पेपर में आपको आने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 1 क्वेश्चन। तो इस यूनिट के ना एक्चुअल में मेरे को क्वेश्चंस लग रहे थे कि बनेंगे, क्योंकि अब देखो क्वेश्चंस हमने जैसे पढ़े 3-4 क्वेश्चंस ही हैं जो रिपीट में आए हैं। पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, फिर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, है ना। फिर उसके बाद हमने वो पढ़ा डेप्रिसिएशन अलाउंस, फिर प्रोविजंस ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस के अंदर साइंटिफिक रिसर्च, ये वो पता नहीं क्या क्या आ गया, फिर टैक्स इवेजन वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन के टॉपिक्स 2-4 ही हैं जो घूम रहे हैं। कई बार होता है ना क्वेश्चन बोल्ड करके डाल देते हैं पेपर में, तो वही चीज़ है। अगर आपको कंसेप्ट अभी मैं पूछूँ ना, आपके माइंड में 2 या 3 कंसेप्ट ही होंगे अभी तक की वीडियो में जो हमने समझे हैं, क्योंकि आपको ना एक चैप्टर की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इतना सारा टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, डेप्रिसिएशन अलाउंस, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में ऊपर पढ़ा है कि अगर इन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आई प्रॉमिस कि आप उसके ऊपर लिख आओगे। अब देखो फिर से जो अगला क्वेश्चन है टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग के ऊपर ही है, पर पेपर में उसी चैप्टर के क्वेश्चन को बोल्ड करके डाल देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैंने लिखना क्या है। तो ये बात मैं आपको हर वीडियो, हर पेपर से पहले समझाती हूँ। एक ही चैप्टर होता है जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है, पर जब वो क्वेश्चन आता है ना तो वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं डालेंगे। यूनिवर्सिटी वाले हैं, हमारे सगे पेरेंट्स नहीं हैं वो, या हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही डालेंगे। इसी वजह से आप लोगों की वजह से मुझे यहाँ पे 6 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने पड़ रहे हैं। चलो इन डेप्थ आपको समझ आ गया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपको समझ आ रहा है कंसेप्ट। कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, नो इश्यूज़, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन एक ही तरह का अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा रहा है। ऊपर हमने 3 क्वेश्चन तो वही किए, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, 6वां क्वेश्चन भी टैक्स प्लानिंग के ऊपर है। ध्यान से रीड करो, क्या टैक्स को मैनेज करना इज़ अ रोड, जो कि बताता है कि टैक्स प्लानिंग सही है। क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर हाँ एग्री करते हैं तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन वही है, घुमा के बोल्ड करके डालना यूनिवर्सिटी की खासियत है। और एक आधा पेपर आपकी बाउंड्रीज या आपके सोचे हुए विचारों से परे आना, ये भी यूनिवर्सिटी की खासियत है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्वेश्चंस को समझ के जाओ, रट्टाफिकेशन ना करो, क्योंकि समझाने की कोशिश इसी वजह से की जाती है कि अगर बाय चांस पीयू क्वेश्चंस को बोल्ड कर देती है तो आपको अगर कंसेप्ट पता होगा ना तो आप कहीं से भी लिखाओगे यार। पिछले साल मुझे लगता है लास्ट सेम में ना 6 सेम का पेपर हुआ था, एक पेपर ही बोल्ड करके डाला था और सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, आई थिंक ऑडिटिंग का पेपर था। और जो हमने सोचा क्वेश्चंस वैसे नहीं आए थे, पर उससे मिलते जुलते कंसेप्ट आए थे और वो पेपर लिख सकता था कोई भी आराम से अगर उसने वो कंसेप्ट समझे होते। और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो गए, भाई दीदी ने ऐसा कुछ करवाया नहीं। जिन बच्चों ने समझ के किया उनके पॉजिटिव कमेंट्स थे कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया। बट वही है ना, फिर आपने समझा नहीं तो क्वेश्चंस तो बोल्ड होने ही है। पीयू के पेपर मेरे से पूछ के तो कोई भी नहीं डालता ना, मेरे से पूछे तो मैं आपको एग्जैक्ट वही पेपर बता दूँ। तो आप लोग प्लीज़ सीनियर्स हो बीकॉम वालों से, एमकॉम वाले स्टूडेंट्स हो तो ये गलती नहीं रिपीट करेंगे। हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें जब भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। बार बार आपको यही बात मैं समझाती हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टैक्स मैनेजमेंट क्या है? टैक्स मैनेजमेंट क्या वो रास्ता, क्या वो लीड, क्या वो सड़क है जो टैक्स प्लानिंग के लिए ज़रूरी है? क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? एक्सप्लेन करें। यस, आई अग्री दैट
टैक्स मैनेजमेंट इज़ द रोड जो कि लीड करता है टैक्स प्लानिंग को। तो यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो कि एग्जांपल्स के साथ है। पहले समझते हैं कि टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है और टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स मैनेजमेंट क्या है? टैक्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस जिसमें आप ऑर्गेनाइज और हैंडल करते हो अपने फाइनेंसेस को। आपके जो भी टैक्स के अफेयर्स हैं उनको इस तरीके से हैंडल करना, इंश्योर करना कि वो जो भी कानून के दायरे हैं उनके साथ कंप्लाई करें, उनको देखते हुए टैक्स के एडवांटेज लेना, जो भी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, जो भी बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनका फ़ायदा उठाना, बट विद इन द लीगल बाउंड्रीज रह के, बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। टैक्स को मैनेज करना और टैक्स को प्लान करना ऑलमोस्ट सेम है। टैक्स मैनेजमेंट में भी रिपोर्टिंग टैक्स मैनेज करना, इसमें आप क्या करोगे? टैक्स को मैनेज करोगे, आप रिकॉर्डिंग्स रखोगे, आप रिपोर्टिंग करोगे, अपने टैक्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करोगे थ्रू आउट द ईयर, जो कुछ भी है। और टैक्स प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसके थ्रू आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करोगे। टैक्स मैनेजमेंट में क्या है? आप उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो, जो भी आपको रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे टैक्स प्लानिंग में, वो रिकॉर्ड्स अपने मैनेज टैक्स को मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है। और टैक्स प्लानिंग में आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, टैक्स को प्लान कर रहे हो, स्ट्रेटजीज को जो भी यूज़ हैं अप्रोचेस की, उनको अप्लाई करके अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर रहे हो, ठीक है। जिसमें आप डिसीजन लेते हो कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से खर्चे करने हैं, कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करनी है ताकि आपका टैक्स कम हो जाए। ये देखते हैं हाउ टैक्स मैनेजमेंट लीड टू इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग, कि कैसे हमारी इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग को लीड करता है टैक्स मैनेजमेंट। सबसे पहले टैक्स मैनेजमेंट क्या करता है? मेंटेन करता है एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को, जिसकी एक्सप्लेनेशन देखें अगर तो गुड टैक्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व कीपिंग थ्रू एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड बना के रखना ये टैक्स मैनेजमेंट का काम है। इसमें आपकी इनकम्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इंक्लूड होता है। ये रिकॉर्ड करके रखते हैं आपके डाटा को, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, ताकि टैक्स प्लानिंग के समय आपको जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उसको मेंटेन करके रखना टैक्स मैनेजमेंट का काम है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ योर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड चैरिटेबल डोनेशन, तो आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो प्लान करने के लिए या डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। क्योंकि टैक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके अंदर आप लोग एक्सपेंसेस, जो भी आपने अगर डोनेशन किए या आपके जो भी मेडिकल के खर्चे हुए, अंडर सेक्शन 80D आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो, और अंडर सेक्शन 80G के अंदर आप अपनी चैरिटेबल डोनेशंस को क्लेम कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शंस, बट अगर आपके पास उसके ऊपर एक डिटेल रिकॉर्ड नहीं है, आपने उसको मैनेज नहीं किया, तो आप उसकी डिडक्शंस को क्लेम नहीं कर सकते। सो टाइमली टैक्स पेमेंट एंड फाइलिंग सेकंड इसका है। सो आप टाइमली अगर टैक्स पेमेंट्स करते हो, रिटर्न्स को फाइल करते हो, सो मैनेज योर टैक्स पेमेंट, अपनी टैक्स की पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए फाइलिंग ऑन टाइम, आपको रिटर्न्स को टाइमली फाइल करना कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी कि आप पेनल्टीज़ को, जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, चार्जेस लगेंगे, उसको अवॉइड कर पाएंगे। अगर आप सब कुछ टाइमली करते हैं, टाइमली टैक्स पे करते हैं, टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पेनल्टीज़ को अवॉइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है कि आपके टैक्स की सिचुएशन क्या है, ताकि आप आगे का बेटर प्लान कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, बाय मैनेज योर एडवांस टैक्स पेमेंट एंड फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम, तो आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ कौन सी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ताकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो पाए। जैसे कि आपने कंट्रीब्यूट किया पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में जस्ट बिफोर द ईयर एंड, तो आप उस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग टैक्स रूल्स, अंडरस्टैंड करना और टैक्स के रूल्स को अप्लाई करना। टैक्स मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है कि आपको इन्फॉर्म रहना है अबाउट द लॉ और चेंजेस, कि क्या उसमें कानून आ रहे हैं, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज बहुत क्रूशियल है आपकी टैक्स प्लानिंग के लिए। एग्जांपल सपोज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स सेविंग स्कीम, और रिवाइज जो पुरानी स्कीम थी उसमें कुछ लिमिट, मतलब उसको कम या ज़्यादा कर दिया एग्जिस्टिंग डिडक्शन की, और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। अगर आप उसके बारे में पहले से ही इन्फॉर्म्ड रहोगे तो आप अपने टैक्सेस को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओगे ना। इफ़ यू मैनेज योर टैक्सेस वेल बाय स्टेइंग अपडेट ऑन दीज चेंजेस, तो आप कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट
दीज इनटू योर टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी, तो आप कहीं ना कहीं इसको इनकॉर्पोरेट कर पाओगे अपनी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज में। फॉर एग्जांपल, अगर लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इंक्रीज हो जाती है तो आप मतलब डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर सकते हो, इंक्रीज कर दी तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। यू कैन इन्वेस्ट मोर इन एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि आपकी जो टैक्स की सेविंग है वो ज़्यादा हो पाए। ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर ज़्यादा क्लेम कर पाओगे, ज़्यादा क्लेम कर पाओगे तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा, आपकी टैक्स सेविंग ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नंबर 4, बजट एंड फोरकास्टिंग। इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बजटिंग और फोरकास्टिंग आपकी इनकम और अपने के खर्चों को करने में मदद करती है। ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है इन प्लानिंग कि आप टैक्स सेविंग कैसे करोगे एंड एक्सपेंसेस में, कि आप मतलब प्लानिंग पूरी करनी, बजट बना के चलना, फोरकास्ट कर लेना एडवांस में ही कि क्या काम कैसे होगा। इफ़ यू एंटिसिपेट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन योर इनकम दिस ईयर, अगर आप देख लेते हो कि कितना इंक्रीज होने वाला है आपका इनकम का इस ईयर, तो इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है कि फोरकास्ट कर लेते हैं कि कितना इंक्रीज होगा, उसको प्लान कर लेते हैं कि कहाँ उसको इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे लाइक ELSS और मार्केट एडिशंस कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन से रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी आपके एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने में, रिड्यूसिंग द एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जो कि हायर इनकम से आती है। अगर आप कहीं ना कहीं उन पैसों को इन्वेस्ट कर दोगे, आपको आइडिया है कि इस साल मेरी इनकम 2 लाख प्लस जाने वाली है या 4 लाख ऐड और होने वाला है, तो आपको पहले से ही पता है और आपने पहले से ही सोच के रखा है कि मैं और कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। PPF में तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इंश्योरेंस में ऑलरेडी करवा रहा हूँ, इसके अलावा और कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें विद इन द बाउंड्रीज रह के मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दूँ ताकि मुझे एडिशनल टैक्स ना पे करना पड़े, उसको मैं बचा लूँ। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका टैक्स बढ़ गया, समझ लो। तो इनकम कम कैसे होगी, आप इनकम को इन्वेस्ट कर दो, आपकी इनकम कम हो गई। नंबर 5, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन। मैनेज योर फाइनेंसेस एफिशिएंटली इनेबल्स यू टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हो एफिशिएंटली तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाते हो जो कि आपकी टैक्स सेविंग्स को कहीं ना कहीं लीड करते हैं। सपोज यू प्लानिंग टू बाय अ न्यू होम, सो गुड टैक्स मैनेजमेंट क्या करेगा, गुड टैक्स मैनेजमेंट वुड इंक्लूड अंडरस्टैंड हाउ द होम लोन इंटरेस्ट कैन बी क्लेम, कि होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसको आप कैसे क्लेम कर सकते हो अंडर द सेक्शन 24B। प्लान योर परचेज, अपनी प्लान परचेज को इस तरह से प्लान करना, लोन की डिटेल्स को कंसीडर करना ताकि आप टैक्स के बेनिफिट्स को ले पाओ, सिग्निफिकेंट सेविंग्स कर पाओ। ठीक है, तो आप एक नए घर को खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको टैक्स मैनेज करके चलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि होम लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर वो इंटरेस्ट लगेगा तो उसको आप एज अ डिडक्शन क्या क्लेम कर सकते हो तो किस सेक्शन के अंदर कर सकते हो, क्या क्या सिचुएशंस है। तो स्ट्रैटेजी बना के चलनी फाइनेंशियल डिसीजन की, ठीक है, कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, कैसे एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि कैसे टैक्स मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग को लीड करता है। अगर हम लोग टैक्स मैनेज करके ही नहीं चलेंगे तो टैक्स प्लानिंग कैसे कर पाएंगे, है ना। टैक्स मैनेजमेंट में क्या है, हम लोग रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो अगर वो ही नहीं होंगे तो टैक्स प्लानिंग का तो बेस ही नहीं है ना। डिडक्शंस तो क्लेम तभी होंगी जब हमारे पास मैनेजमेंट हुई होगी। तो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड्स, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिटायरमेंट अकाउंट। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स प्लानिंग में आपको लीड करेंगे। अगर आपने रिकॉर्ड बनाए ही नहीं है तो टैक्स प्लानिंग जितनी मर्जी कर लो, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। सो अगर आपने ये रिकॉर्ड बनाए हैं तो यूजिंग दिस रिकॉर्ड टू डिसाइड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग स्कीम्स लाइक ELSS विच क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन, जो क्वालिफाई हो अंडर सेक्शन C, दे बाय रिड्यूसिंग, जो फिर वो आपकी क्या टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड। सेकेंड, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। टैक्स मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके खर्चों को ट्रैक करेगा। ट्रैकिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इनके ऊपर भी डिडक्शंस अलाउड हैं, जो खर्चे हैं, ठीक है, तो उनको भी ट्रैक करना, रिकॉर्ड्स रखना। तो अगर आप इनको रिकॉर्ड करके रखते हो तो टैक्स प्लानिंग के टाइम आप इनको क्लेम कर सकते हो। प्लानिंग टू क्लेम डिडक्शंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 80E, मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 80D,
बेस्ड ऑन द एक्सपेंसेस क्या आपने थ्रू आउट द ईयर ट्रैक किए हैं। नंबर 3 क्या है, कैसे लीड करने में मदद करता है, इनकम असेसमेंट। टैक्स मैनेजमेंट क्या करता है, रेगुलरली असेस योर टोटल इनकम एंड अंडरस्टैंड करता है कि कैसे वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को इम्पैक्ट करेगी। और ये अगर आपने पहले ही चेक करके रखा है, असेस किया हुआ है, रेगुलरली उसको असेस कर रहे हो, तो टैक्स प्लानिंग के टाइम पे अब आपको पता है, इफ़ यू नो कि अब आपके पास हाई इनकम होने वाली है इस साल में, तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तैयारी पहले से ही करके रख सकते हो ना। तो यू कैन प्लान टू मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो वहीं पे आपका टैक्स बढ़ जाएगा। तो इनकम अगर आपको पता है कि इस साल मेरे पास हाई इनकम आने वाली है, तो आप एडवांस में प्लानिंग करके चलोगे कि मैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ ताकि मेरा टैक्स का बर्डन कम हो जाए। अब यहाँ पे अगेन कंक्लूजन दिया गया ओवरऑल क्वेश्चन का, और यहीं पे हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है। सो आई होप आप लोग बहुत खुश हुए होंगे कि फाइनली यूनिट 1 खत्म हो चुका है। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।